हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग एक नई एनर्जी के साथ एसिड बेस साल्ट का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। और बच्चों आज बेसिकली हम लोग सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के विषय में। ठीक है, आज मैं आपको एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले हमने स्टडी किया व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज साल्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, और आज हम लोग सीखेंगे एसिड बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसके अलावा मैं अंत में आपको बताऊंगा, ठीक है ना, पीएच स्केल के विषय में। ठीक है, पीएच स्केल हम लोग देखेंगे कि एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है, बेस का पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, एक नई एनर्जी के साथ। तो बच्चों तैयार हैं? ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। आज फर्स्ट पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज 1। तो बच्चों सबसे पहले मन में आपके सवाल उठता है कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। बच्चों एसिड और बेसिस जो होते हैं मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एसिड एंड बेसिस गिव हाइड्रोजन गैस एंड रिस्पेक्टिव साल्ट व्हेन रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द मेटल। ज़्यादातर एसिड बेस जो है हाइड्रोजन गैस देते हैं, और जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ठीक है, तो जनरल रिएक्शन फॉर द एसिड एंड बेस जो होता है वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस हमें देता है। इसलिए मैंने लिखा है एसिड प्लस मेटल साल्ट और हाइड्रोजन, और बेस प्लस मेटल साल्ट और हाइड्रोजन। तो हम लोग आज बेसिकली बात करेंगे, ठीक है ना, वैसे भी मेटल्स के विषय में जो एसिड और बेस से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और वैसे मेटल्स के विषय में हम लोग बात करेंगे जो एसिड और बेस से रिएक्ट करते हैं और साल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है एसिड का रिएक्शन विद मेटल के साथ। तो बच्चों फर्स्ट रिएक्शन में है व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड्स एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो जिंक मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपस में रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये जिंक क्लोराइड बच्चों साल्ट है जो कि सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे जिंक जो है H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ओके, तो हमने देखा कि एसिड जो है एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। यहाँ पे आपने देखा जिंक क्लोराइड बन रहा है, और यहाँ पे हमने देखा ZnSO4 बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे कि ZnSO4 जो है साल्ट के रूप में फॉर्म होगा। ओके, अगला है कि व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। यहाँ पे भी आप देख रहे हो सोडियम जो है HCl से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NaCl का एक्वस फॉर्म बना रहा है। ठीक है, या फिर हम देख रहे हैं कि आयरन मेटल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो आयरन क्लोराइड का एक्वस फॉर्म बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे साल्ट का हमें एक्वस फॉर्म देखने को मिल रहा है। ओके, तो बच्चों हमने देखा कि मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो साल्ट के यहाँ पे हमें एक्वस फॉर्म भी देखने को मिल रहे हैं और सॉलिड फॉर्म भी देखने को मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। बच्चों मेटल का रिएक्शन बेस के साथ कैसे होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हो फर्स्ट एग्जाम्पल में कि जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बना रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक मेटल इट प्रोड्यूसेस सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैसेस। ठीक है, उसे दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एल्युमिनियम से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, तो सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। बच्चों आप ध्यान देंगे कि अल्कलीज रिएक्ट विद मेटल, सो अल्कलीज आर नॉट स्टोर्ड इन द मेटल कंटेनर। ध्यान देने का, अल्कली आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वो अल्कली कहलाते हैं। ठीक है, अल्कलीज मेटल कहलाते हैं। ठीक, तो अल्कलीज जो है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, और अल्कलीज जो है मेटल कंटेनर में हम लोग स्टोर नहीं करते हैं इसीलिए। ठीक है ना, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज 2। चलिए हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज 1 में देखा कि एसिड जो है मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और बेस जो है मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पार्ट 2। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। बच्चों मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट करस्पॉन्डिंग साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म।
जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने लिखा है मैकेनिज्म कि मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, प्लस वाटर भी बना रहा है। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप देख रहे हो, एसिड से रिएक्ट करके साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बना रहा है। ठीक है, आप याद रखोगे कि मेटल के जो कार्बोनेट होंगे वो एसिड से रिएक्ट करके साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फॉर्म करेगा, और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा। चलिए इसको समझने के लिए एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, हम एसिड की रिएक्शन देख रहे हैं मेटल कार्बोनेट के साथ। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो, मेटल के कार्बोनेट है ये, सोडियम कार्बोनेट, ये मेटल के कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। ओके, और देखो आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ओके, आगे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख रहे हो, फिर से सोडियम के कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बना रहे हैं। फिर से आप यहाँ पर देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बोना नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, एंड वाटर फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह आप यहाँ इस रिएक्शन में भी देखिए, मैग्नीशियम के कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं। तो बच्चों याद रखोगे, कार्बोनेट जो है एसिड से रिएक्ट करके, मेटल के कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, साल्ट बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और वाटर फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हम देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, फिर से कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बन रहा है। हर परिस्थिति में आप देख रहे हो ना कि मेटल के कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके मेटेलिक क्लोराइड, सल्फेट वगैरह, साल्ट, कहने का मतलब साल्ट बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। फिर से एक एग्जांपल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 से रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, वाटर बना रहा है। तो हर परिस्थिति में हमें देखने को मिल रहा है ये प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पार्ट 3। ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे बच्चों, रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट आर आल्सो नोन एज बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बच्चों क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। जैसे आप यहाँ पे देखो NaHCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप इसको दोनों तरह से क्या कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। तो बच्चों जब हम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों आप देख रहे हो फिर से साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है HCl के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। इसी को हम लोगों ने शुरू में देखा भी था। तो आप नोट में याद रखोगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग पाउडर, ब्रेड सोडा या बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, सोडियम NaHCO3 को। ओके, ये हमसे कभी कभी फार्मूला पूछ देता है कि बेकिंग सोडा का फार्मूला, बेकिंग पाउडर या ब्रेड सोडा या बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, इसके तो नाम सुने होंगे आप ना, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का, बट ये ब्रेड सोडा के नाम से भी जाना जाता है और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा के नाम से भी जाना जाता है। कौन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला देखिए, वेन सोडियम कार्बोनेट, फिर से मैं रिएक्ट करा रहा हूँ H2SO4 के साथ, फिर से एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। फिर से आप देखिए सोडियम का सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। ओके, तो फिर से हमें साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिल रहा है। अगला हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो बच्चों हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसके लिए छोटी सी एक एक्सपेरिमेंट पे हम लोग बातें करेंगे कि वेन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस और एबव रिएक्शन, ठीक है ना, हमने जो अभी ऊपर रिएक्शंस देखा, ठीक है, लाइम वाटर के साथ, इस पास थ्रू द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर का कलर क्या हो जाता है बच्चों, मिल्की हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पे फॉर्म हो रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है इस रिएक्शन में, वाइट प्रिसिपिटेट दे रहा है। तो केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर बच्चों होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, ये CaOH का होल 2 हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ पर लाइम वाटर का जो कलर है, ठीक है, इसको मिल्की बना दे रहा है। क्यों, क्योंकि इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, तो कैल्शियम CaCO3 का वाइट पाउडर बना रहा है, जिसके वजह से
हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या किस चीज़ का हमें डिटेक्शन मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का डिटेक्शन मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्ट को कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इन दिस रिएक्शन क्या होता है बच्चों, डाउनवर्ड एरो इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आपने देखा ना इस रिएक्शन में, यहाँ पे CaCO3 के नीचे क्या, यहाँ पर बगल में डाउनवर्ड एरो दिख रहा है। ये डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या है कि डाउनवर्ड एरो इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। When the excess of carbon dioxide gas is passed through the solution of this reaction mixture, the white color of lime water vanishes out। और जब हम बहुत ज़्यादा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डालते हैं तो इसके जो वाइट कलर है, मिल्की कलर है बच्चों, वो गायब हो जाते हैं। और दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत एक्सेस अगर कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना, और ये बच्चों क्या होते हैं ना, वाटर में काफ़ी सोल्यूबल होते हैं। तो हमें ध्यान देना है कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, तो हम पिछला जो रिएक्शन देखें वहाँ तक स्टडी करेंगे। ये कब लिखना है, जब हमसे पूछा जाएगा वापस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब हम CO2 का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। बच्चों एसिड और बेस जो है आपस में रिएक्ट करते हैं और रिस्पेक्टिव सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं समझना। जैसे रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद बेस, हमने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस का रिएक्शन देखा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर और फॉर्म। ठीक है ना, आप देख रहे हो ना यहाँ पर। उसी तरह जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है। हमने यहाँ पे देखा कि एसिड बेस जो है आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो सॉल्ट बन रहा है, ये NaCl जो है आपका CaCl2, ये सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, ओके। तो सोडियम क्लोराइड साल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, और यहाँ पर वाटर देख रहे हो। तो एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है बच्चों तो साल्ट और वाटर बनता है। रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद बेस, बच्चों आप देख रहे हो कि जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको साल्ट मिल रहा है और यहाँ पर देखिए आप वाटर बन रहा है। उसी तरह H2SO4 को जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हिट कर रहे हैं, ठीक है, तो भी मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने देखा कि एसिड या बेस जो है, ठीक है, वो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, तो साल्ट और वाटर बना रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद बेस। नाइट्रिक एसिड भी बेस के साथ रिएक्ट करके देखिए कैल्शियम नाइट्रेट बना रहा है प्लस वाटर बना रहा है। ठीक, तो रिएक्शन इन एसिड विद अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो याद रखना है बच्चों कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है, और इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन जो होते हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है ना, एसिड और बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को। अब हम लोग बच्चों देखते हैं एसिडिटी। व्हाट इज एसिडिटी? तो एसिडिटी इज ए मेडिकल कंडीशन विच रिजल्ट इन ए क्रैम्प इन स्टमक एंड, ठीक है, uneasiness to a person. Acidity is one of the common result of overeating or indigestion. In the case of overeating, our stomach produces more acid and to digest the food resulting in the form of acidity. बच्चों एसिडिटी क्या है, एक मेडिकल कंडीशन हमें देखने को मिलता है जब हमारे पेटों में क्या होता है, गैस बन जाता है। गैस बच्चे क्यों बनता है, रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द एसिडिटी? तो इंडाइजेशन की वजह से, खाना जब अनपच हो जाता है या जब आप बहुत खा लेते हो, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, स्टमक, हमारा जो स्टमक है ज़्यादा से ज़्यादा एसिड को क्या करता है, उस भोजन को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा HCl का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और यही ज़्यादा HCl का फॉर्मेशन कहलाता है बच्चों एसिडिटी। तो इन केस ऑफ द एसिडिटी डॉक्टर गिव एंटासिड। जब हम लोग को एसिडिटी ज़्यादा हो जाता है हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में HCl का मात्रा कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, तो हमें तुरंत में उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए बच्चों एंटासिड लेना होता है। एंटासिड एक, आप मान लो एक मेडिसिन है आपके लिए, ठीक है ना। एंटासिड जस्ट इज मेडिसिन कम्स इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन और टैबलेट। एंटासिड मीन्स एंटी ऑफ एसिड, ये एसिड का एंटी होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत काम करता है। तो सब्सटेंस विच वर्क अगेंस्ट एसिड दैट इज नोन एज एंटासिड। और एंटासिड बच्चों बेस होता है, ठीक है ना। जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना, एक बेस होता है जो एंटासिड के रूप में काम करता है। ओके,
Antacid goes in stomach or neutralize the excess acid produced. After a neutralization of excess acid in our stomach, person suffering from the acidity feel relax. इसलिए बच्चों जब हम लोग घर में जब सोडा, एक चम्मच सोडा भी अगर आप पी लोगे ना, तो सोडा पानी में घोल के, तो भी आपकी एसिडिटी को तुरंत रिलीफ कर देता है। क्यों बच्चों? क्योंकि सोडा में भी क्या होता है ना, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और आपकी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेगा, तुरंत में डाउन कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी होता है तो हम लोग को डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है ना, वो डॉक्टर जो है प्रॉपर एंटासिड आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, और प्रॉपर एंटासिड अगर आपको मिल गया तो समझ लीजिए कि आपकी एसिडिटी की छुट्टी। ठीक है, एसिडिटी को तुरंत न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस का ज़रूरत पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों बी स्टिंग। ठीक है, बी स्टिंग जो होते हैं मधुमक्खी, ये जो काटे हैं ना हमें मधुमक्खी, तो हनी bees pushes venom through its sting in skin. The venom so injected is acidic. Thus, by the applying substance containing base or mild base over the stung area gives relief to the victim of the neutralizing the effect of acid of venom. जैसे देखो बच्चों, हनी बी क्या करते हैं, ठीक, वेनम जो है अपने स्टिंग के थ्रू हमारे स्किन में इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है ना, जो कि एक एसिडिक नेचर का होता है। तो उससे तुरंत रिलीफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस एरिया में हमें बेसिक सॉल्यूशन डालना पड़ेगा, ताकि बेसिक सॉल्यूशन उस एसिडिक एसिड से रिएक्ट करके तुरंत क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। उसी तरह वेस्ट स्टिंग में भी वही बातें होती है कि जो एक अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, 10 बाय द अप्लाइंग लेमन, वहाँ पे हम लेमन यूज़ करते हैं, विनेगर यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और अदर मिल्ड एसिड ओवर द स्टंग एरिया, तो वहाँ पे इफेक्ट जो होते हैं वो फिर से क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें काफ़ी रिलीफ होती है। ओके, इसके बाद है बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज 4। तो रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। तो बच्चों मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। बच्चों मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ठीक है ना, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड स्वाभाविक एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे। ओके, तो मेटल ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, दिस मीन मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, दस व्हेन अ मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, ठीक है, तो रिस्पेक्टिव साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि एसिड भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो यहाँ पे कि व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म। अब देख रहे हो ना, HCl कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर क्लोराइड और वाटर। द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर एंड आफ्टर रिएक्शन with hydrochloric acid the solution become blue green because of the formation of copper chloride। याद रखेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, दूसरा रिएक्शन में भी देखो आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। तो हमने देखा ना, एसिड जो है मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों नेचर में एसिडिक होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटलिक ऑक्साइड। और बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक नेचर वाले होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो व्हेन ए नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म रिस्पेक्टिव साल्ट एंड वाटर। नॉन मेटलिक ऑक्साइड प्लस बेस साल्ट एंड वाटर। चलिए इसके एग्जाम्पल को भी हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल में है, देखिए बच्चों, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। आप देख रहे हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड में एसिडिक नेचर है, ये NaOH से रिएक्ट कर रहा है, Na2CO3 बना रहा है और H2O। उसी तरह हम देख रहे हो कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, Na2SO3 प्लस वाटर। तो हमने मेटल के ऑक्साइड्स को भी देखा और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को भी देखा। इवन हमने कहा भी मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर वाले होते हैं, वह नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों एसिडिक नेचर वाले होते हैं। ओके, इसके बाद है बच्चों, व्हाट डू ऑल द एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। एसिड और बेस में बच्चों कॉमन्स क्या हैं। तो एसिड व्हेन रिएक्ट विद मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस, दिस मीन्स इट इज अपीयर्स दैट ऑल एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन। बच्चों जब भी कोई एसिड को हम लोग मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक एसिड्स के अंदर क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, सब जो है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। बट ऑल द कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बोल दूं ग्लूकोज अल्कोहल, क्या एसिड से नहीं, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन एसिड से नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी तो हाइड्रोजन है लेकिन वो एसिड नहीं होते हैं। ठीक है ना, वाइल ग्लूकोज अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन बट दे आर नॉट एसिड। देखिए मैंने बोला ना, ग्लूकोज C6H12
O6 अल्कोहल C2H5OH, इसमें देखिए हाइड्रोजन भरा पड़ा है। क्या ये एसिडिक नेचर में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, स्लाइटली होंगे लेकिन इतनी कम मात्रा में इसके अंदर एसिडिक नेचर है कि हम कहते हैं कि इसमें एसिड नेचर नहीं है। दूसरे शब्दों में बेस आल्सो प्रोड्यूसेज हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद मेटल। बेस भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह भी क्या है, तो दिस आल्सो सजेस्ट दैट बेस आल्सो कंटेन हाइड्रोजन। दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ना एसिड एंड बेस बोथ कंटेन्स हाइड्रोजन एटम इन एनी फॉर्म। याद रखने का, ठीक है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एसिड एंड बेस बोथ कंटेन हाइड्रोजन एटम इन एनी फॉर्म। एसिड और बेस दोनों में बच्चों क्या होते हैं? हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। ओके, तो एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। तो हम लोग को पता है ना, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन में क्या होते हैं? फ्री आयंस की वजह से होते हैं, क्योंकि फ्री आयंस क्या होते हैं? मौजूद होते हैं सॉल्यूशन में। फ्री आयंस के वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं कंडक्ट करते हैं। ओके, व्हेन एन एसिड डिजॉल्व इन वाटर, जब भी हम एसिड को कोई वाटर में डिजॉल्व कराते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है ओनली ड्यू टू द फ्री आयंस। फ्री आयंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा बच्चों। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूसेज हाइड्रोजन आयंस। ठीक है ना, इट मीन्स व्हाट? H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है और ये आयंस का मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी रन करते हैं। दिस हाइड्रोजन आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सॉल्यूशन। अगर ये आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा ना बच्चों तो इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग से कभी कभी पूछता है क्या ड्राई HCl, क्या ड्राई H2SO4 या ड्राई HNO3 में हम का सॉल्यूशन अगर लेंगे तो क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा? बिल्कुल नहीं बच्चों। क्यों नहीं पास करेगा? क्योंकि उसमें H+ आयन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। इसके बाद है बच्चों व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो बच्चों एन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर, इट गिव्स हाइड्रोजन आयन। जब भी एसिड को हम वाटर में डिजॉल्व कराते हैं तो फटाक से ना हाइड्रोजन आयन बनता है। पता है ये बहुत कम समय तक के लिए बनता है बच्चों। H+ तेजी से क्या करता है ना, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है H3O+। ठीक है, बट फिर भी हम लोग H+ समझते हैं, ठीक। लेकिन आपको केयर करना है कि H+ का बनने का समय बहुत कम देर तक रहता है, ठीक है ना। ये तुरंत जो होता है H2O से रिएक्ट, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में H2O या किसी भी मॉलिक्यूल या आयंस के बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो H+ वेट नहीं करता है सॉल्यूशन में, H+ जो है हाइड्रोनियम आयन का तुरंत फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर इट गिव्स हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। देखिए यहाँ पे HCl को जैसे ही हमने वाटर में ऐड किया ये तुरंत फटाफट H+ और Cl- आयन क्या करने लगा? प्रोड्यूस करने लग गया। ये बहुत कम समय तक के लिए प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ ये तुरंत जो है H2O से रिएक्ट करके क्या बनाने लग जाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाने लग जाता है। फिर देखिए व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे भी आप फिर से एग्जाम्पल देख रहे हो। सल्फ्यूरिक एसिड को भी हमने वाटर में डिजॉल्व कराया तो फटाक से ना हाइड्रोजन आयन बना और सल्फेट आयन बन गया। इस तरह HNO3 का एक्वा सोल्यूशन को हमने जैसे ही वाटर में डिजॉल्व कराया H+ आयन NO3- आयन बन गया, नाइट्रेट आयन। उस तरह एसिडिक एसिड को जैसे ही हमने वाटर में डिजॉल्व कराया तो यहाँ पे देखिए आपका जो है एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन बन गया, ठीक। ये H+ आयन बनने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये H2SO4 HNO3 CH3COH या इससे पहले हमने जितने भी एसिड्स देखा इसके अंदर H+ आयन का मौजूदगी ये दिखाता है, यह एसिड है। ओके, या जितने भी सब्सटेंस हमने देखा उसमें H+ आयन की प्रेजेंस ही ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज एन एसिडिक नेचर। अगला पॉइंट है इज एन एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। नो, बिल्कुल नहीं बच्चों। एसिड डजंट dissociate hydrogen ion without water. To dissociate hydrogen ion, water is necessary for acid. This can be proved using an experiment. चलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट पे बातें करते हैं, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट है? तो वेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए NaCl H2SO4 से रिएक्ट करके Na2SO4 और HCl बना रहा है। ये बच्चों HCl जो है ना ड्राई HCl है। ओके, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल डेटा पता है बच्चों, केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि लैब में एक्सपेरिमेंट बहुत सारे होते हैं, पहले होते हैं, ठीक है। रिजल्ट जब आता है तब हम लोग को बुक में मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हाँ ये ड्राई HCl है, ठीक है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है। तो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर इज ब्रॉट नियर द इवॉल्व हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस एंड नो चेंज ऑब्जर्व। और हमने क्या किया यहाँ पर
ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लाया, किसके निकट, हाइड्रोक्लोरिक गैस के निकट, तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ लिटमस पेपर में, ठीक। लेकिन जैसे हमने मॉइस्ट लिटमस पेपर लाया तुरंत में हमें परिवर्तन देखने को मिला, ठीक है। इससे यह साबित होता है, ठीक है, कि ड्राई HCl में H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ओके, दिस सजेस्ट दैट वाटर इज नेसेसरी, तो ये बताता है कि H+ आयन का डिसोसिएशन के लिए क्या होना चाहिए, H+ का होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने जब ड्राई HCl लाया लिटमस पेपर तो कोई HCl पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमें तो लिटमस पेपर चाहिए ना, तो लिटमस पेपर अगर ड्राई रहेगा तो ड्राई HCl पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही हमने वेटेड लिटमस पेपर लाया तो उसमें तो H+ वाटर का मॉलिक्यूल्स था, वो वाटर का मॉलिक्यूल होने की वजह से क्या हो गया, चेंजिंग हमें देखने को मिला। तो मेन तो हमें चेक करना था HCl, हमें नहीं पता था कि ये ड्राई HCl में H+ निकलेगा कि नहीं। बस हमने क्या किया, लिटमस पेपर को लाया, एक बार ड्राई करके लाया, एक बार वेट करके लाया, भिंगा के लाया, तो हमने देखा कि ड्राई में किसी प्रकार का लिटमस पेपर के कलर में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे ही लेकिन मैंने वेटेड लाया, भींगा हुआ लाया, तो उसमें उसके कलर में परिवर्तन हुआ। इससे यह पता चला कि ड्राई HCl जो है H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन वेट अगर रहेगा, ठीक है ना, उसको अगर वाटर का कंसंट्रेशन मिल जाएगा तो फटाक से ना वो H+ आयन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करने लग जाएगा। और मैंने आपको बार बार बताया ना कि H+ आयन डिसोसिएशन बहुत कम समय के लिए होता है ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है तुरंत, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं H+ आयन कभी भी एलोन एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट रिएक्शन टू गिव हाइड्रोजन आयन बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप देख रहे हो कि H+ आयन जो है वापस H2O से फटाक से ना रिएक्ट करके क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन H3O+ बना दिया है। दिस में ऑल्सो भी रिटेन एज ऐसे H+ प्लस H2O गिव्स H3O+। ओके, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो एसिड जो H2O से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन क्लोरीन बना रहा है। तो मैंने आपको बताया ना कि पहले ये टूटा होगा और फटाक से ना क्या किया होगा, H+ जो H2O से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाया होगा। यहाँ पे भी H+ SO4 2- टूटा और यहाँ पे H+ जो है तुरंत से H2O से रिएक्ट करके क्या बना लिया, हाइड्रोनियम आयन बना लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बेस इन वाटर सॉल्यूशन। The when base is dissolved in water it dissociate hydroxide and बच्चों जब बेस को हम वाटर में डिसोसिएट कराते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है। when सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। देख रहे हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। सेकेंड देखिए, यहाँ पे भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा है। यहाँ पे भी देखिए बेस वाटर के साथ रिएक्ट करके OH- आयन बना रहा है। तो हमने देखा आइडेंटिफिकेशन एसिड का भी और बेस का। एसिड H+ आयन फर्निश कर रहे हैं तो बेस OH- आयन फर्निश कर रहे हैं। अगला देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी आप देख रहे हो कि OH- आयन बन रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी OH- आयन बन रहा है। इसके बाद है इज अ बेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन अब्सेंस ऑफ वाटर। सिमिलर जैसे बच्चों एसिड जो है वाटर के अब्सेंस में H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इन द सेम वे बेस आल्सो डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। ओके, तो होना जरूरी है, वाटर का होना जरूरी है। हाउएवर बेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन द मोल्टेन स्टेट, लेकिन ध्यान देने का पिघला या गला हुआ अवस्था मोल्टेन स्टेट जिसे बोलते हैं, उसमें बेस जो होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक। और इसी के वजह से बेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अपने मोल्टेन फॉर्म में। ये बहुत अच्छा सवाल है, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टेन स्टेट में, बिल्कुल करते हैं। ओके, हाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस। तो बच्चों एसिड produces hydrogen ion and base produces hydroxide ion. Thus when an acid and base react hydrogen ion produced by acid and hydroxide ion produced by base combine together and water molecules are formed। इस तरीके से हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। बच्चों वाटर मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन reaction mixture becomes neutralized along with water molecule, respective salt is also formed in the neutralization reaction। ओके, देख रहे हो ना, एसिड बेस मिलके क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, और याद रखने का बच्चों H+ और H- आपस में मिलके क्या बनाता है, वाटर बनाता है, H2O बनाता है। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस। बच्चों हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। तो इन डिस्टिल्ड वाटर
कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन आर इक्वल। डिस्टिल्ड वाटर समझते हैं ना बच्चों, जो आपके घर में बैटरी वगैरह में जो हम लोग पानी डालते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें H प्लस और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बच्चों बहुत इक्वल होता है, ठीक है। इसलिए इसे ना एसिडिक नेचर में रखा जाता है और ना ही बेसिक नेचर में रखा जाता है। इफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन द सॉल्यूशन बिकम्स एसिड। अगर मान लीजिए एसिड डिस्टिल्ड वाटर में अगर H प्लस ज़्यादा हो गया, OH माइनस कम हो गया तो एसिडिक नेचर कहलाएगा। वेयर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर सॉल्यूशन क्या कहलाता है? बेसिक कहलाता है। तो किस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इस पर निर्भर करता है कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है अथवा बेसिक। एसिडिक होने के पीछे का रीजन H प्लस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, बेसिक होने का मतलब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा। अच्छा बच्चों ये पता है क्या, अगर मैं बेसिक बोल रहा हूँ तो सिर्फ OH माइनस आयन रहेगा? ऐसा नहीं, उसमें H प्लस भी रहते हैं। बट यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात हो रही है ना कि ज़्यादा मात्रा किसका है। ओके, एसिड बेस इंडिकेटर कैन ओनली डिस्टिंग्विश। तो एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है बच्चों? एसिड बेस इंडिकेटर सिर्फ ये बताता है कि एसिड और बेस का क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। इट डज नॉट टेल दैट हाउ मच स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, ये नहीं बताता कि कितना स्ट्रॉन्ग और कितना पावरफुल है, ठीक है ना, कितना इसमें पोटेंशियल है। बस एसिड बेस इंडिकेटर बताता है कि एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का। सिंस एन एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन एंड बेस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन in their aqueous solution, thus by knowing concentration of hydrogen ion quantitatively the strength of an acid or base can be determined। अतः हम H प्लस या OH माइनस आयन का अगर कंसंट्रेशन बच्चों हमें अगर पता चल जाए ना तो हम लोग फटाक से ना क्या करने वाले हैं, एसिड के स्ट्रेंथ और बेस के स्ट्रेंथ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो हम लोग आगे चल के पीएच स्केल में देखेंगे, फार्मूला में आपको बताऊंगा कि अगर H प्लस या OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन अगर रहे तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो एसिड विच हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेटेड सेड टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड, और जिसमें H प्लस आयन कम होंगे वो क्या कहलाएंगे? वीकर एसिड कहलाएंगे। बेस में भी उसी तरह जितना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होगा बच्चों वो कंसंट्रेटेड बेस कहलाएगा, और जिसमें जितना OH माइनस कम रहेगा वो वीक बेस कहलाएगा। सम सेम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस मोर हाइड्रोजन आयन कंपेयर टू एसिडिक एसिड ऑफ सेम कंसंट्रेशन, दस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ एसिडिक एसिड। बच्चों एक चीज़ भी मैं बता दूं कि एसिडिक एसिड क्या है? वो एक ऑर्गेनिक एसिड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों क्या है? एक मिनरल एसिड कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मिनरल एसिड में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है किसके अपेक्षा? ऑर्गेनिक एसिड की अपेक्षा, ओके। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बच्चों वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा, किसकी अपेक्षा? एसिटिक एसिड की अपेक्षा। अब हम लोग बच्चों लास्ट में बात करते हैं पीएच स्केल के विषय में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में जो है इसी पीएच स्केल के द्वारा बच्चों हम लोग फाइंड करते हैं। पीएच का मतलब क्या है? पी फॉर बच्चों पोटेंसी, ठीक है ना, या पावर कहो। एच फॉर क्या बोलो? हाइड्रोजन आयन बोलो। पी जो है ना एक जर्मन वर्ड आया है, फोन्टेस से आया है, जिसका मतलब होता है बच्चों पावर। इन टोटलिटी इट कैन बी सेड टू पीएच मीन, कहने का मतलब फाइनली हम लोग कह सकते हैं पीएच का मतलब पावर ऑफ एन एसिड। एसिड का पावर होता है बच्चों, उससे को हम पीएच बोलते हैं। तो पीएच स्केल फिर आप सुनते होंगे, तो बच्चों पीएच स्केल ना एक टूल होता है, ठीक है, टूल होता है जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन को मेजर करता है, ओके। और मैं बता दूं H प्लस, अब हमको मान लो बेस का कंसंट्रेशन कैसे निकालना हो, तो बच्चों H प्लस और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो होता है ना 10⁻⁻14 होता है, ठीक है, जो हम लोग हायर क्लास में सीखेंगे, ठीक है। बट अभी मैं आपको प्रोडक्ट जरूर बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने फार्मूला भी लिखा है पीएच को डिटरमाइन करने का। ये लॉगरिथम एक मैथ होता है बच्चों। हो सकता है आपके सिलेबस में अभी लॉगरिथम के विषय में कुछ भी चर्चा नहीं किया है, डिस्कस नहीं किया है, बट इसलिए मैं बस फार्मूला यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। किसी भी एसिड या बेस का पीएच निकालने के लिए, पीएच निकालने से ही हमें पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो पीएच की वैल्यू होती है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, या हम ऐसा कह सकते हैं प्लस लॉग इंटू क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन 1/H प्लस ले लेंगे, 1/H का कंसंट्रेशन। या बच्चों अगर हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में अगर दिया रहेगा तो मैंने अभी आपको बताया ना कि H प्लस और OH माइनस आयन का प्रोडक्ट जो होता है 10⁻⁻14 होता है। तो इससे हम अगर OH का अगर कंसंट्रेशन देगा तो इससे H प्लस का कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन OH माइनस आयन का जो कंसंट्रेशन दिया है उसको लिख के फिर से ये फार्मूला हम लोग लगा देते हैं।
इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो बस अभी 10 स्टैंडर्ड में ना हम लोग को बस फार्मूला पता करना है, ये फार्मूला पता भी नहीं करना, बस समझना है बच्चों, ठीक है, कि पीएच निकाला कैसे जाता है। इसी फार्मूला की मदद से हम लोग बच्चों निकालते हैं। तो पीएच स्केल वर्क्स ऑन द वैल्यू फ्रॉम 0 to 14, ठीक है ना, याद रखने का, पीएच स्केल जो होता है उसका वैल्यू 0 to 14 होता है, ठीक है। ओके, 0 अगर मान लीजिए अगर पीएच है ना, तो समझ लीजिए कि बहुत हाईली एसिडिक नेचर वाला जो है सब्सटेंस है, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोलते हैं। 7 वैल्यू अगर पीएच है तो समझ लो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और 14 है बच्चों तो समझ लो हाईली बेसिक है। ओके, अब बीच वाला आप डिस्कस आराम से कर सकते हो। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिडिक इंक्रीज विद डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पीएच, ठीक है ना, जैसे पीएच का मान जितना बच्चों घटता चला जाएगा ना, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटता चला जाएगा, ठीक है। और पीएच स्केल फ्रॉम 7 to 0, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, अब बेस पे आ जाते हैं, बेसिसिटी इंक्रीज कर जाएगा बच्चों। 7 से ऊपर आओगे ना तो बेसिसिटी इंक्रीज करता है, 0 से ऊपर आए तो एसिडिटी डिक्रीज किया, लेकिन 7 से ऊपर जाएंगे तो फिर बेसिसिटी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, और 14 में तो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिड हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर के विषय में। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर होता है, बहुत सारे कंपाउंड का होता है बच्चों, ठीक है, जिसके अंदर का हो सकता है, देखो वाटर होगा, प्रोपेन 1 होगा, ठीक है, फिर है फिनोफ्थलीन होगा, फिर सोडियम साल्ट होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड, ठीक है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, सोडियम होगा, मोनोसोडियम होगा साल्ट, मोनोसोडियम साल्ट, थायोमोल ब्लू, मोनोसोडियम साल्ट होगा, यूनिवर्सल इंडिकेट। तो इतने सारे मिक्सचर से मिलाकर इंडिकेटर बनाया जाता है, समझे। तो ये सब हायर क्लास में बच्चों हम लोग इसका कंसंट्रेशन कितना अमाउंट में डालना है, कैसा इंडिकेटर बनाना है, ये सब आप लोग 11-12 स्टैंडर्ड में जरूर स्टडी करोगे, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर एग्जिबिट कलर इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन ओवर ए पीएच वैल्यू रेंज फ्रॉम 1 to 14। आपको अलग कलर बैंड भी देखने को मिलता है 1 to 14 जब आप बुक में देखोगे तो, ठीक है, उसके आधार पे हम लोग स्टडी कर पाते हैं। चेंजिंग ऑफ द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू इंडिकेट द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यही जो आपको जो चेंजिंग दिख रहा है ना पीएच का रेंज में, ये इंडिकेट करता है सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी के विषय में। तो कलर चार्ट इज सप्लाइड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर, डिफरेंट कलर इन द गिवन चार्ट, पीएच वैल्यू रेंज 1 to 14 जो आप अपने बुक में देखोगे, ठीक है ना, बुक में बनी हुई है पिक्चर। यूनिवर्सल इंडिकेटर कम्स इन सॉल्यूशन फॉर्म एंड पेपर स्ट्रिप फ्रॉम बोथ। When universal indicator paper strip is dipped in given solution, color of paper strip changes। आया समझ में, जब हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर स्ट्रिप में डुबाते हैं सॉल्यूशन में, पेपर स्ट्रिप को जब सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो पेपर स्ट्रिप का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और यही चेंज कलर जो होता है हम लोग चार्ट से मैच करते हैं और उसके आधार पर फिर पीएच वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ पीएच ऑब्जर्व एसिडिटी और बेसिसिटी जो हम लोग को सॉल्यूशन का पता चल जाता है। तो बहुत अच्छा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर स्ट्रिप को आप एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डुबाओ जिस पे आप डिटेक्ट कर रहे हो एसिडिटी और बेसिसिटी, जो भी एसिड और बेस के स्ट्रेंथ, और पेपर का कलर को देखो कैसा हो जाता है, फिर उस कलर से आप क्या करो, चार्ट को मिलाओ, और उसके आधार पर हम लोग एसिड और बेस बता देते हैं कि इसका कितना वैल्यू है, पीएच वैल्यू कितना है, या एसिड कैसा है, स्ट्रांग है कि वीक है, बेस कैसा है, स्ट्रांग है या वीक है। जैसे देखो आप यहाँ पर मैंने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया, मैंने किया कहने का मतलब मैं भी जब बच्चे था आपके जैसा 10 क्लास में पढ़ता था तो मैंने लैब में ये सब एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, और अब आप लोग की बारी है, ठीक है, तो आप भी अपने टीचर की मदद से ये सब एक्सपेरिमेंट करके पीएच वैल्यू को डिटेक्ट कीजिए और इस तरह से चार्ट बनाइए। जैसे देखिए बैटरी एसिड का पीएच जो है वो 0 है, सल्फ्यूरिक एसिड का पीएच जो है या गैस्ट्रिक जूस का वो तकरीबन 1 के आसपास मिल रहा है, 1 से कम ही मिल रहा था, ठीक है, क्योंकि 1 आएगा तो यह इसमें क्या होता है, डाइल्यूट एसिड कहलाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वीक एसिड में आ जाता है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो 0 to 1 के बीच लाई करता है। उस तरह लेमन जूस है, विनेगर है 2 हो जाता है, ऑरेंज जूस का 3 है, ये मैंने एवरेज फिगर लिखा है, ओके। टोमेटो जूस या एसिड रेन का पीएच 7 है, ब्लैक कॉफ़ी या बनानास का में जो पीएच वैल्यू 5 होती है, यूरिन या मिल्क की पीएच वैल्यू 6 है, ठीक है, इसमें भी एसिडिक नेचर पाया जाता है। प्योर वाटर या ब्लड का जो प्योर वाटर का पीएच 7 है, वहीं ब्लड का पीएच अप्रॉक्स 7.4 होता है बच्चों, ठीक है। सी वाटर या एग में पीएच 8 होता है, बेकिंग सोडा में देखिए पीएच 9 के आसपास है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 के बराबर होता है, अमोनियम सॉल्यूशन का 11 है, शॉपिस वाटर का 12 है, ब्लीच ओवन क्लीनर का 13 है, लिक्विड ड्रेन क्लीनर का तकरीबन
14 है। ओके, तो अब सवाल है आपके पास, ये सब जितना भी एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, उसके आधार पे एक राउंड फिगर लिखा हुआ है, ठीक है, आप अपने से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, टीचर से आप हेल्प लीजिए स्कूल में, ठीक है। आर प्लांट एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, तो बच्चों ऑल प्लांट एनिमल्स आर सेंसिटिव टुवर्ड्स पीएच, जितने भी प्लांट एनिमल्स होते हैं वो पीएच के प्रति सेंसिटिव होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क्स विद इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच, आवर बॉडी आल्सो वर्क्स विद इन द नैरो रेंज, जैसे कि हम लोग का बॉडी भी बच्चों उसका जो पीएच वैल्यू होता है 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। इफ दिस पीएच रेंज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव, ठीक है, बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है, हमारा हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, इससे बढ़ना घटना ज़्यादा नहीं चाहिए। ओके, वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी इफ पीएच वैल्यू ऑफ आवर स्टमक डिक्रीजेज, ठीक है, पीएच वैल्यू घट रहा है तो समझ लो एसिडिटी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इफ द पीएच वैल्यू ऑफ आवर स्टमक डिक्रीजेज आवर टूथ स्टार्ट डिकेइंग, ठीक है, हमारे दांत भी क्या होते हैं, खराब होने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं। इफ द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल डिक्रीजेज, अगर सॉइल की पीएच घटती है तो बच्चों या बढ़ जाती है तो सॉइल भी इनफर्टाइल हो जाते हैं। ये पीएच वैल्यू ऑफ रिवर वाटर डिक्रीजेज, फिश स्टार्ट डाइंग, अगर मान लीजिए पीएच वैल्यू वाटर का अगर बढ़ गया, ठीक है ना, तो फिश मरने लग जाते हैं। हेंस इट इज़ क्लियर दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ पीएच, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बच्चों, वो पीएच के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। पीएच ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो बच्चों प्लांट ग्रोज प्रॉपर्ली एंड गिव्स प्रॉपर यील्ड इफ द सॉइल इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, that is neutral. This means pH of the soil should be equal to 7 for healthy growth of plant. Okay, तो प्लांट बहुत अच्छा पॉइंट्स मैंने लिखा है कि प्लांट ग्रो प्रॉपर्ली एंड गिव्स प्रॉपर यील्ड, अगर अच्छा यील्डिंग अगर आपको लेना है तो सॉइल नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, और नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक के लिए पीएच कितना होना चाहिए बच्चों, 7 होना चाहिए, ताकि उस प्लांट का ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो। ऑफन रॉन्ग हार्वेस्टिंग, कभी कभी क्या होता है ना, गलती रॉन्ग हार्वेस्टिंग या यूजेज ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजर क्या होता है, पीएच सॉइल के पीएच को बढ़ा या घटा देता है, और जिसका सीधा सीधा प्रभाव किस पे होता है, प्लांट पे होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से कम प्रोडक्शन हमें मिलता है, यील्डिंग कम होती है। फिर इफ पीएच ऑफ सॉइल इज फाउंड लोअर देन 7, मान लो पीएच जो है 7 से कम है तो सॉइल बिकम एसिडिक, सॉइल क्या हो जाता है, एसिडिक, और सॉइल ट्रीटेड विद कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर हम लोग को मिट्टी में क्या मिलाना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक मिलाना होता है। तो आफ्टर ट्रीटमेंट एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल न्यूट्रलाइजेज एंड सॉइल बिकम्स फर्टाइल अगेन। उसी तरह यदि मान लो अगर सॉइल का पीएच 7 से ज़्यादा हो जाता है तो बेसिक हो जाता है, उस स्थिति में फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल मैन्योर मिलाना पड़ेगा, कंपोस्ट, पायराइट, जिप्सम वगैरह मिलाना पड़ेगा, ताकि वो एक्सेस बेसिक नेचर को फिर से न्यूट्रलाइज कर दे। द गवर्नमेंट गिव्स द फैसिलिटी टू फार्मर टू गेट देयर सॉइल चेक्ड एट रेगुलर बेसिस, तो सरकार के द्वारा जो है हम लोगों को फैसिलिटी दिया गया है कि आप अपने जो किसानों को फैसिलिटी दिया गया है कि सॉइल का टाइम टू टाइम चेक करते रहो, ज़्यादा ना एसिडिक होना चाहिए ना बेसिक होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए उस, ठीक है। नेक्स्ट है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है, तो वॉल ऑफ आवर स्टमक प्रोड्यूसेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने पढ़ा ना कि ज़्यादा खाने से भी क्या होता है, या खाना अगर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो पा रहा है, ठीक है। क्यों हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोड्यूस होने के पीछे का रीजन है बच्चों ना, कुछ जर्म जो है ना फूड में उसको मारने का काम होता है। ओके, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में बहुत हेल्प करता है। तो डाइजेशन टेक प्लेस इन आवर स्टमक इन एसिडिक मीडियम, द पीएच वैल्यू ऑफ आवर स्टमक इज नियर 1.2, बट इन द केस ऑफ ओवर ईटिंग रिसेप्टर ऑफ वॉल ऑफ स्टमक गेट रॉन्ग मैसेज एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर एसिड। फिर क्या होगा, अगर ज़्यादा एसिड होगा तो फिर प्रॉब्लम्स होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच जो है एकदम कमांड में रहना चाहिए। दिस डिक्रीजेज द पीएच वैल्यू ऑफ स्टमक एंड रिजल्टिंग इन द कंडीशन ऑफ हाइपर एसिडिटी, और हाइपर एसिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा बर्निंग का आपको फील होगा, ठीक है, वोमिटिंग की भी टेंडेंसी हो जाती है कभी कभी। टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड प्रोड्यूस बाय स्टमक, हम लोगों ने शुरू में भी देखा कि एंटासिड मेडिसिन के रूप में हम लोग लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एसिड को वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। बेसिकली एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हम लोग मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं। ओके, फिर है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, बच्चों नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ माउथ जो होता है तकरीबन 6 होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर माउथ, दिस मीन्स दैट मीडियम ऑफ आवर माउथ इज स्लाइटली
एसिडिक, ठीक है ना। तो टूथ एनिमल इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट और दिस इज इनसॉल्युबल वाटर बट स्टार्ट कोरोडिंग बिकॉज ऑफ एसिड। तो सम टाइम फूड पार्टिकल गेट ट्रैप्ड बिटवीन टीथ गैप, होता है ना। अब मान लो एसिडिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फूड पार्टिकल हमारे दांतों में जाके फंस जाएंगे तो बैक्टीरिया को तो बस मस्ती मिलने वाला है। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना जगह बना लेगा, ठीक है, और वो बस जगह बना के आपको डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देगा। तो विच इज, तो ध्यान देने का है कि हमें मुंह जो है समय समय पे साफ़ करते रहना चाहिए दांत को, ताकि हम लोग जो पेस्ट यूज करते हैं ना बच्चों, उसमें बेसिक सॉल्यूशन होता है, वो एक्सेस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए जब भी आप खाना खाओ, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, दांतों को अच्छे से साफ़ कर लो, ठीक, कम से कम सुबह और शाम में तो आपको मुंह धोना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, टूथ डिके के प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। ओके, दिस एसिड डिक्रीजेज द pH वैल्यू ऑफ माउथ फ्रॉम 6, दिस एसिड स्टार्ट डिकेइंग द एनिमल ऑफ टूथ। आपके दांतों में वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप स्टडी कीजिए। आपके दांतों को पूरी तरह से क्या करेगा, बैक्टीरिया खराब करने लग जाएगा। तो ब्रशिंग कीजिए, टूथपेस्ट जो होते हैं बेसिक नेचर वाले होते हैं, ऐसे एक्सेस एसिडिक को क्या करते हैं, तुरंत न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर में भी देखो लोग यूज़, जो सेल्फ एनिमल के द्वारा जो सेल्फ डिफेंस होता है या प्लांट के थ्रू केमिकल वेलफेयर, इस चीज़ को भी हम लोग स्टडी करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ डिफेंस उसके लिए भगवान ने टूल के रूप में दे दिया है। जैसे देखो डियर हो गया, बफेलो हो गया, काउज हो गया, उन लोगों को टूल के रूप में क्या मिला हुआ है, शार्प हॉर्न मिला हुआ है, लंबे लंबे बड़े बड़े सिंग देखते हो ना। लिजार्ड में देखो वो अपना कलर को चेंज कर लेता है, उसी तरह बी है स्टिंग। तो अलग अलग प्लांट या एनिमल्स के पास जो है अलग अलग डिफेंस का गॉड ने सुविधा दे रखा है। तो उसमें एसिड भी एक अच्छा फैक्टर है, ठीक है। हम लोग क्यों नहीं जाना चाहते हैं सांपों के नज़दीक, ठीक है ना, या जितने भी विषैले जीव होते हैं उसके नज़दीक क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग एसिड देते हैं ना। अगर हमारे ब्लड में जाएगा तो हमारा ब्लड जो है, ठीक है ना, वो पूरी तरह से रिएक्ट करके हमारे पूरे बॉडी के ब्लड को ख़राब कर देगा। इस तो वो लोग को सेल्फ डिफेंस मिला हुआ है, ठीक है ना, ये गॉड गिफ्ट है वो लोगों के लिए। ओके, फिर डिफेंस वेपन ऑफ बी भी देखो, हनी बी इज आर्म्ड विद द केमिकल स्टिंग एज ए डिफेंस टूल। अब हनी बी भी अपना डिफेंस टूल के रूप में देखो यूज़ कर रहा है। हनी बी कंटेन्स एसिड इन देयर स्टिंग्स, व्हेन अ पर्सन इज स्टंग्ड बाय हनी बी इंजेक्ट एसिड एंड पुशेस एंड लीव्स इट स्टिंग इन स्किन एंड बिकॉज ऑफ एसिड प्रेजेंट इन स्टिंग विक्टिम फील पेन। हम लोग क्या होता है, मधुमक्खी वगैरह जब हम लोग को काटता है तो हम लोग दर्द फील करते हैं। क्या होता क्या है कि उसमें जो एसिड्स है वो हमारे ब्लड से उसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। उस एरिया में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पूरा फूल जाता है, स्वलन हो जाता है कुछ समय के लिए। तो हनी बी स्टिंग कंटेन्स मेथनोइक एसिड, चूँकि इसका बहुत ज़्यादा देर तक असर नहीं इसलिए रहता है बच्चों क्योंकि हनी बी में मेथनोइक एसिड होता है। मैंने आपको बताया कि मेथनोइक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड होता है और ऑर्गेनिक एसिड बच्चों एक वीक एसिड होता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक एसिड एक वीक एसिड होता है जिस वजह से बहुत जल्दी हम लोग रिकवर कर लेते हैं। अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अगर H2SO4 जैसे एसिड अगर हमारे बॉडी में इंसर्ट हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है बचना, ठीक है। तो रबिंग और बेकिंग सोडा दे दो या वहाँ पे टूथपेस्ट लगा लो तो आपको रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे का जो एरिया है ना एसिडिक एरिया उसको तुरंत क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ऐसे ध्यान देना, जब मधुमक्खी वगैरह काटे ना तो तुरंत जाना पेस्ट वहाँ उस एरिया में लगा लेना, क्विक रिलीफ तो ज़रूर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद डिफेंस वेपन ऑफ एंट भी देखो, एंट भी अपना चालाकी करता है, उसके लिए भी गॉड ने दे रखा है उसको डिफेंस टूल। तो एंड बाइट आल्सो कंटेन मेथनोइक एसिड सिमिलर टू हनी बी, दस बाय रबिंग ऑफ मिल्ड बेस नियर। तो जब चींटी भी काट लेना बच्चों तो वहाँ पे भी जाके आप क्या कर दो, मिल्ड बेस का रबिंग कर लो, आपको रिलीफ मिलेगा, बहुत जल्दी ही रिलीफ मिल जाएगा। कभी कभी डेंजरस कंडीशन भी आ जाता है, हमें हॉस्पिटलाइज भी हो जाना पड़ता है, ठीक है। बस ऐसे यहाँ पे एक घरेलू उपचार जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा कंडीशंस में हम लोग को तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है ना, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है तो। फिर प्लांट भी जो होते हैं वो भी देखो यूज़ करते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो भी डिफेंस टूल के रूप में स्टिंग देते हैं, जैसे कि नेटल हो गए, प्लांट्स ऑफ नेटल हैज स्टिंग, ठीक है ना। पर्सन हु टच है, अगर हम उसको टच करेंगे तो क्या होगा, नेटल लिप्स गेट स्टंग सिमिलर टू हनी बी, जस्ट हनी बी जैसा आपको फिर चुभेगा वहाँ पर। तो नेटल लिप्स आल्सो कंटेन मेथनोइक एसिड, उसमें भी क्या होते हैं, नेटल लिप में मेथनोइक एसिड होते हैं, जैसे हम टच करते हैं वो एसिड हमारे बॉडी में इंसर्ट हो जाते हैं, फिर हमें दर्द फील होता है। वहाँ पे भी आप वही करो, मिल्ड बेस को रब करो, ठीक है, तो आपको रिलीफ
मिल सकता है। ओके, तो चलो बच्चों, आज बहुत मज़ा आया ये 50 मिनट के लेक्चर में, और आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग एसिड बेस के पार्ट 2 में थे अभी, अब पार्ट हम लोग 3 में जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे भी हम लोग एसिड बेस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, अब मैं आपको साल्ट के कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूँ। ठीक है, और साल्ट से बहुत सारे कंपाउंड की प्रिपरेशन होगी, उन सभी के बारे में हम लोग को एक एक करके डिस्कस करनी है। तो काफ़ी मज़े आएगी इस चैप्टर में, और मैं जो भी चैप्टर बताऊंगा इसी तरह आपको हर पूरा इंट्रोडक्शन एक शॉर्ट समरी में आपको इस चैप्टर का बता रहा हूँ। ठीक है ना, इसके अलावा मैं एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको करवाऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी पिछले 10 वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस में भी देखा था, पिछले 10 वर्षों में जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे मैंने आपके सामने लाया, और इस चैप्टर से भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, 50-60 क्वेश्चंस होंगे, उसे मैं आपको अपने लेक्चर्स में बताऊंगा। तो अगर आप मेरे लेक्चर्स को एकदम अप टू डेट मेरे लेक्चर से रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन एकदम बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। ओके, थैंक यू।